हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास समाजीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं को, आत्म तत्व तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? किम्बॉल, यंग, ग्रीन, जॉनसन, गिलिन और गिलिन। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं को, आत्म तत्व तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? तो ये परिभाषा दी है W.H. ग्रीन ने, A.W. ग्रीन ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है बचपन में, युवावस्था में, अधेड़ अवस्था में, मृत्यु उपरांत। समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, मृत्यु के उपरांत ये प्रक्रिया समाप्त होती है। समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान होता है शिक्षक का, परिवार का, स्कूल का, समुदाय का। समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान होता है तो शिक्षक का होता है या परिवार का, स्कूल का, समुदाय का? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, परिवार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण बहुत ही उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है जिन्हें हम कहते हैं साध्य, व्यवहार, मार्ग, तत्व, अभिकरण। समाजीकरण बहुत ही उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है जिसे हम कहते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन 4, अभिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है? परिवार की, क्रीड़ा समूह की, नातेदार समूह की, स्कूल की। समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक भूमिका होती है, परिवार की होती है या क्रीड़ा समूह की, नातेदारी समूह की या स्कूल की? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, परिवार की प्राथमिक भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? किस प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है? व्यवस्थापन के या प्रतिस्पर्धा के या संघर्ष के या सहयोग के? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सहयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड का सुपर ईगो मीड की किस धारणा के समान है? फ्रायड का सुपर ईगो
मीड की किस धारणा के समान है? मी, इड, आई, सेल्फ। मी, इड, आई, सेल्फ। तो फ्रायड का सुपर ईगो ये मीड की मी धारणा से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। मी को मुझे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा दी गई इड की धारणा मीड की किस धारणा के समान है? आई, इड, मी, अदर, सेल्फ। फ्रायड द्वारा दी गई इड की धारणा मीड की किस धारणा के समान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आई के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ निम्न में से किसका विकास होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया से किसका विकास होता है? जन रीतियों का, सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक व्यवस्था का, इन सभी का। समाजीकरण की प्रक्रिया से किसका विकास होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सामाजिक मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समाज में समानता और भिन्नता दोनों है। समाज में सिर्फ समानता ही है। समाज में सिर्फ भिन्नता ही है। समाज में समानता और भिन्नता दोनों नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही पाई जाती हैं। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज मूर्त और अमूर्त दोनों है। समाज सिर्फ मूर्त है। समाज सिर्फ अमूर्त है। समाज ना तो मूर्त है और ना ही अमूर्त है। तो कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड समाज सिर्फ अमूर्त है। समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में देखा जाता है, तो इसीलिए समाज एक अमूर्त अवधारणा है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज मनुष्यों की भीड़ को कहा जा सकता है, चाहे वे परस्पर संबंधों में आबद्ध हो या न हो। समाज मनुष्यों की भीड़ को नहीं कहा जा सकता जब तक वे परस्पर संबंधों में आबद्ध न हो। समाज में समानता और भिन्नता दोनों ही नहीं पाई जाती हैं। समाज निर्माण में परस्पर संबंधों की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही है? तो समाज मनुष्यों की भीड़ को कहा जाता है, चाहे वे परस्पर संबंधों में आबद्ध हो या न हो। यह ऑप्शन गलत है। समाज मनुष्यों की भीड़ को नहीं कहा जाता है जब तक वे परस्पर संबंधों में आबद्ध न हों। तो ये राइट आंसर है। समाज में समानता और विभिन्नता दोनों ही नहीं पाई जाती, ये गलत है। समाज निर्माण में परस्पर संबंधों की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्र के अनुसार इड और परा अहम के बीच परस्पर संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है? कार्ल मार्क्स, फ्रायड, कूले, मर्टन। इड और परा अहम की प्रक्रिया
ईड और पराहम के बीच परस्पर संघर्ष की प्रक्रिया से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो ईड अहम पराहम की अवधारणा फ्रायड के द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो समाज को प्रभावित करती है, संपूर्ण जीवन भर चलती रहती है, वयस्कता पर समाप्त हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, संपूर्ण जीवन भर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है? परिवार, गैंग, मित्र समूह, क्रीड़ा समूह। समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी? मर्टन, जॉनसन, वेबर, दुर्खीम। सामूहिक प्रतिनिधान या प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इमानुएल दुर्खीम के द्वारा दी गई है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुनर्समाजीकरण का उदाहरण कौन सा है? मत आरोपण, अपराधियों का पुनर्वास, एक अंग्रेज का भारत में बस जाना और यहाँ की जीवन विधि को अपनाकर जीवन जीना, उपरोक्त सभी। पुनर्समाजीकरण का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ये सभी पुनर्समाजीकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी समाजीकरण एवं सहभागी समाजीकरण का उल्लेख निम्न में से किसने किया? ब्रूम एवं सेल्जनिक, कूले, जॉनसन, पार्सन्स। दमनकारी समाजीकरण एवं सहभागी समाजीकरण का उल्लेख निम्न में से किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्रूम एवं सेल्जनिक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत के संबंध में पहचान संकट की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में पहचान संकट की अवधारणा प्रतिपादित की है? ऑप्शन दिया है इरिक इरिक्सन, कूले, मीड, डार्विन। किसने अपने समाजीकरण के सिद्धांत के संबंध में पहचान संकट की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इरिक इरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे फ्रायड ने ईड कहा है और मीड ने मैं कहा है, उसी को बुनियादी मानव स्वभाव निम्न में से किसने कहा है? जॉनसन, जे.एच. फिक्टर, कूले, डार्विन। जिसे फ्रायड ने ईड कहा है और मीड ने मैं कहा है, उसी को बुनियादी मानव स्वभाव निम्न में से किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, C.H. कूले ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों है। समाज में सिर्फ सहयोग विद्यमान है। समाज में सिर्फ संघर्ष विद्यमान है। समाज में न सहयोग है और न संघर्ष है। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक दिए हैं और दूसरी तरफ परिभाषा दी गई है। नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन में है 4 1 2 3, 3 2 1 4, 2 1 4 3, 2 4 1 3। पार्सन्स समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। लेपियर समाज को मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में माना जाता है। मैकाइवर एवं पेज समाज स्वयं एक संघ है। गिडिंग्स समाज मनुष्य की अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। तो मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो 3 का 1 दो में है और गिडिंग्स का है समाज स्वयं एक संघ है। 4 का 3 तो मैकाइवर एवं पेज ने दिया है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो आप थर्ड का 1 ये 2 ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन कट गए, बचे 2 ऑप्शन थे। इसमें अब गिडिंग्स की परिभाषा है समाज स्वयं एक संघ है। तो 4 का 3 तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 का 3 इसमें है, इसमें नहीं, ये तीनों कट गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। तो पार्सन्स की परिभाषा है, पार्सन्स ने परिभाषा दी है समाज को मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में माना जाता है। ये पार्सन्स की परिभाषा है फर्स्ट का सेकंड। और लेपियर ने परिभाषा दी है समाज मनुष्य की अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाज मनुष्य की अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है, ये लेपियर ने दिया है। और पार्सन्स ने दिया है समाज को मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में माना है, पार्सन्स ने। और मैकाइवर की है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और गिडिंग्स की है समाज स्वयं एक संघ है। तो राइट आंसर है 2 4 1 3 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इसमें पार्सन्स की परिभाषा में भी जटिलता आया है और लेपियर की परिभाषा में भी जटिलता आया है। इन दोनों परिभाषाओं में ध्यान देना है। पार्सन्स ने कहा है मानवीय संबंधों की जटिलता और लेपियर ने कहा है मनुष्य की अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण में सम्मिलित नहीं है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक गतिमान प्रक्रिया है। समाजीकरण केवल स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है। समाजीकरण से आत्म का विकास होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में समाजीकरण के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, ये है। समाजीकरण एक गतिमान प्रक्रिया, ये भी है। समाजीकरण से आत्म का विकास होता है, ये भी है। और समाजीकरण केवल समाजीकरण स्थान सापेक्ष है, लेकिन केवल स्थान सापेक्ष
तो ये ऑप्शन नहीं शामिल है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने बच्चों द्वारा सीखने की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? 5, 6, 7, 4। पियाजे ने बच्चों द्वारा सीखने की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। पियाजे ने बच्चों द्वारा सीखने की अवस्था को 6 भागों में बांटा है। प्रथम अवस्था में उन्होंने बताया है शिशु का माता के वक्ष से स्तनपान करते समय सनसनी महसूस करना, और दूसरी अवस्था में उन्होंने बताया है शिशु किसी वस्तु को देखता है लेकिन उसकी आँखों से ओझल होने के बाद उसे ढूंढता नहीं है। तीसरी अवस्था में उन्होंने बताया है कि इस अवस्था में शिशु जिस वस्तु को देखता है उसे पकड़ना चाहता है, और चौथी अवस्था में उन्होंने बताया है इस अवस्था में शिशु छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है, और पांचवी अवस्था में उन्होंने बताया है इस अवस्था में परिवर्तन के क्रम को शिशु समझने लगता है, और छठी अवस्था में शिशु पदार्थ का चित्रण करने लगता है जिससे उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण की प्रथम प्रक्रिया है? मौखिक अवस्था, तादात्म्यकरण अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था। तो कौन सी समाजीकरण की प्रथम प्रक्रिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मौखिक अवस्था। ये प्रथम प्रक्रिया। मौखिक अवस्था के बाद शौच अवस्था आती है, यह समाजीकरण का दूसरा चरण है, और तादात्म्यकरण अवस्था ये तीसरी अवस्था है, किशोरावस्था ये चौथा चरण है, और युवा अवस्था ये पांचवा चरण है, और प्रौढ़ावस्था ये छठा चरण है, और वृद्धावस्था ये समाजीकरण की अंतिम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? फ्रायड, दुर्खीम, मीड, कूले। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर ये बुक चार्ल्स कूले ने लिखी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? किम्बॉल यंग, मीड, ऑकबर्न, ग्रीन। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये बुक मीड की है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इसके अलावा अगर इसमें से सेल्फ हटा दिया जाए, माइंड एंड सोसाइटी सिर्फ आए, तो वो विल्फ्रेड पैरेटो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक है, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, ये सत्य है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, ये भी सत्य है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक है, ये भी सत्य है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के संबंध में
विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था? स्पेंगलर, टायनबी, पैरेटो, सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्पेंगलर ने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में विश्व की 21 सभ्यताओं का वर्णन किसने किया है? दुर्खिम, मीड, सोरोकिन, टायनबी। तो राइट आंसर है 21 सभ्यताओं का अध्ययन टायनबी ने किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सोसाइटी। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ये पैरेटो ने दिया है और ये ऑप्शन 4 राइट आंसर है। माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सोसाइटी, इसमें पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए हैं? अगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए हैं? 1, 2, 3, 4। तो अगस्ट कॉम्टे ने 3 स्तर बताए हैं। धार्मिक, सबसे पहले धार्मिक स्तर, फिर तात्विक, उसके बाद प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के स्तरों में कॉम्टे ने कौन सा स्तर नहीं बताया है? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, सामाजिक स्तर, वैज्ञानिक स्तर। बौद्धिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के स्तरों में कॉम्टे ने कौन सा स्तर नहीं बताया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक स्तर को उन्होंने नहीं बताया है। धार्मिक बताया है, तात्विक और वैज्ञानिक स्तर बताया है। उन्होंने धार्मिक स्तर में बताया है कि अगर कुछ भी घटना हो रही है तो उसका श्रेय कि ये ईश्वर के द्वारा हो रही है, ये धर्म के द्वारा हो गए, उसमें और किसी प्रकार से व्यक्ति नहीं सोचता है, सिर्फ उसमें धर्म के द्वारा सोचता है। और तात्विक स्तर में कोई भी घटना घटती है तो उसमें व्यक्ति तब सोच विचार करने लगता है। और वैज्ञानिक स्तर आते आते उसमें जो है व्यक्ति पूरी तरह से वैज्ञानिक स्तर के द्वारा सोचने लगता है कि ये सिर्फ ईश्वर का प्रकोप ही नहीं है, उसके और भी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का अप्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है? गतिशीलता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, नगरीकरण बढ़ता है, श्रम संगठनों का निर्माण होता है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन का अप्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.F. अकबर ने निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना की है? सोशल चेंज, कल्चर एंड सोसाइटी,
ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। W.F. ऑकबर्न ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सोशल चेंज। W.F. ऑकबर्न की पुस्तक है, ये 1922 में प्रकाशित हुई थी। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये कूले की पुस्तक है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की पुस्तक है। और कल्चर एंड सोसाइटी, ये G.S. घुरिये की पुस्तक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी वीडियो को अगर लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही है, हम और वीडियो बनाएं। थैंक यू।